ठीक है. So in the last lecture we started with this concept stranger to a contract. Can someone explain me point number 1? Point number 1 क्या था? ट्रस्ट. करेक्ट. क्या पढ़ा था हमने इसमें? हाँ, क्या था इसमें? स्कूल बना था, स्पॉन्सर था, ट्रस्टी था, एंड कौन थे? हु वाज द बेनिफिशियरी? स्टूडेंट्स. सो कैन स्टूडेंट्स sue? Are students parties to the contract? Still they can sue? Okay. Point number 2 क्या था? फैमिली सेटलमेंट और मैरिज. इसमें क्या पढ़ा था? 3 भाइयों के बारे में पढ़ा था, राइट? एंड उसके बाद एक की डेथ हो जाती है. सो द वाइफ ऑफ द डिजीज्ड ब्रदर कैन स्यू द अदर 2 ब्रदर्स. ठीक है. अब एक काम करो, यहाँ पर ना, यहाँ पर ओवर हियर एक एग्जाम्पल लिख लो. मैं डिक्टेट कर रही हूँ the same example. I just want it to be written in words. Write down. Mr. A, B and C. Mr. A, B and C have a contract amongst themselves. इसका एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, ये वाला पॉइंट का. Mr. A, B and C have a contract amongst themselves to divide their family property. Have a contract amongst themselves to divide their family property. To divide their family property, full stop. Next line में लिखो, after division, Mr. B dies. After division, comma, Mr. B dies. Full stop. In this case, his widow is entitled to receive the share property. His widow is entitled to receive the share in property. Full stop. ये फर्स्ट पार्ट ऑफ एग्जाम्पल समझा है? क्या लिखा है? ए बी सी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि वो प्रॉपर्टी डिवाइड करेंगे इन द रेशियो ऑफ 1:1. ठीक है. अब डिवीजन हो गया है, सबको अपना अपना शेयर मिल गया है. उसके बाद क्या हुआ? मिस्टर बी की डेथ हो जाती है, तो इसका शेयर किसको जाएगा? इसका शेयर कौन लेगा? मतलब विडो, मतलब बी की विडो लेगी, राइट? इतना हमने लिखा है. नाउ राइट ऑन द नेक्स्ट लाइन. In case if Mr. A and C deny, if Mr. A and C deny to give her the share, comma, the wife of Mr. B, ब्रैकेट में लिखो विडो, can sue Mr. A and C rightfully. Can sue Mr. A and C rightfully, even though she is a stranger to the contract. समझा है एग्जाम्पल सबको? यस और नो? ये असाइनमेंट भी हो गया था, राइट? ये एग्जाम्पल भी हमने देख लिया था. ओके.
नाउ फर्स्ट कम टू द फिफ्थ पॉइंट, फिर हम फोर्थ पॉइंट डिस्कस करेंगे. फर्स्ट कम टू दिस पॉइंट, कोवेनेंस रनिंग विद द लैंड. ठीक है, अब इसमें भी एग्जाम्पल नहीं है. फर्स्ट आई एक्सप्लेन द एग्जाम्पल, फिर हम कंटेंट देखते हैं. ठीक है, अब समझ लो एक सेलर है, एक बायर है. ठीक है, पहले मैं एग्जाम्पल लिख रही हूं, फिर आप लिख लेना. देयर इज दिस वन सेलर हु इज सेलिंग हिज हाउस. ठीक है, एंड ये बायर है. अब हुआ क्या, इनके बीच में एक अग्रीमेंट बना होगा, ऑब्वियस सी बात है, जिसके अंदर सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे होंगे. ठीक है, अब हुआ क्या, ये सेलर कौन है, कैन आई से ही इज द ओनर ऑफ द हाउस, राइट. अब ये ओनर को ना कुछ ड्यूज पेंडिंग थे, सो आई विल राइट हियर ड्यूज. इसको कौन से ड्यूज पेंडिंग थे ओनर के, इसको एक हाउस टैक्स भरना था. घर इसका है तो हाउस टैक्स भी इसको पे करनी पड़ेगी. कितना हाउस टैक्स पे करना था इसको, ₹3,500. पिछले साल का अब तक पेंडिंग है इसका पेमेंट. ठीक है, इसने अब तक पे नहीं किया है. अब ही मीट्स दिस बायर, और इनके बीच में ये घर बेचने का अग्रीमेंट हुआ है. ठीक है, अब सेलर कोई भी कंडीशन रख सकता है, राइट. इट इज ऑन सेलर. अगर बायर को मंजूर होगा तो वो ही विल से यस, नहीं होगा तो ही विल से नो. करेक्ट. अब हुआ क्या, ये सेलर ने बायर के ऊपर एक कंडीशन रखा है. बायर के ऊपर एक कंडीशन रखा है. कंडीशन क्या रखा है कि भाई मैं तुमको अपना घर बेचूंगा, प्रोवाइडेड ऑन माई बिहाफ यू पे दिस हाउस टैक्स टू द गवर्नमेंट. ठीक है, ये अब हाउस टैक्स किसको पे करनी है, अब किसको पे करनी है, बायर को पे करनी है. क्यों, क्योंकि सेलर ने कंडीशन रखा है. सेलर कोई भी कंडीशन रख सकता है. इफ बायर एक्सेप्ट्स तो इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होगा, नहीं होगा तो वो मना कर देगा. वो क्या कहेगा, मैं तुम्हारे बदले क्यों पे करूं, राइट. अच्छा, अब सपोजिटली ही इज रेडी टू पे. ठीक है, ये कहता है कि ठीक है तुम्हारे बदले मैं पे करूंगा. ये उसने कंडीशन रखी है. कंडीशन किसने रखी है, सेलर हैज केप्ट अ कंडीशन. अच्छा, कंडीशन अगर सेलर ने रखी है तो इसको फुलफिल कौन करेगा, बायर करेगा, ऑब्वियस सी बात है. अच्छा, तो इसने सेलर ने इसे अपनी एक कंडीशन बताई, एंड बायर इज ऑल्सो सेइंग यस दैट आई विल पे द हाउस टैक्स ऑन योर बिहाफ. और हम सपोजिटली 1 अप्रैल को अपना कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करेंगे. मतलब क्या, 1 अप्रैल को ये सेलर उसको घर का ओनरशिप अलॉन्ग विथ पोजेशन देने वाला है. घर की कीज देने वाला है. कब देने वाला है, 1 अप्रैल को. ठीक है, ये अग्रीमेंट कब बना था, ऐसा पकड़ लो 1 जनवरी को अग्रीमेंट बना था. और कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट कब होने वाला है, 1 अप्रैल को. सो आई विल राइट हियर 1 जनवरी क्या है, डेट ऑफ अग्रीमेंट. ठीक है, और 1 अप्रैल क्या है, डेट ऑफ एग्जीक्यूशन. ठीक है, इज दिस क्लियर. ठीक है, दीज आर द टू पार्टीज, सेलर इज वन पार्टी, बायर इज वन पार्टी. दोनों के बीच में अग्रीमेंट हुआ है कि ये घर बेचने वाला है कौन, सेलर इज गोइंग टू सेल दिस हाउस टू द बायर. कुछ तो कंसिडरेशन है, हम कंसिडरेशन में नहीं, हम लोग डिटेल में पढ़ रहे हैं. इनके बीच में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं. और एक कंडीशन क्या है कि सेलर के बदले अब हाउस टैक्स कौन पे करने वाला है, बायर इज गोइंग टू पे द हाउस टैक्स. ठीक है, अब होता क्या है कि ऐसा समझ लो कि सेलर की हो जाती है डेथ. कब हो जाती है डेथ, सपोजिटली 1 मार्च को इसकी डेथ हो जाती है. किसकी डेथ हो जाती है, सेलर की. ठीक है, अब सेलर के बदले इसका पार्ट कौन एग्जीक्यूट करेगा, सेलर का. कैन वी से कि सेलर का पार्ट अब कौन एग्जीक्यूट करेगा, इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स, राइट. तो अब कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट कौन करेगा, सेलर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स एंड द बायर, राइट. कॉन्ट्रैक्ट तो हो चुका है ना, कॉन्ट्रैक्ट इज डन. सेलर ने सब कुछ वो रजिस्टर्ड डीड वगैरह सब स्टैंपिंग वगैरह सब अब क्लियर आउट कर लिया था. बस अब ओनरशिप देने की देरी है. ठीक है, तो अब सेलर के बिहाफ पर कौन एक्ट करेगा, सेलर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स. और यहां पर कौन एक्ट करेगा, ये तो बायर अभी भी जिंदा है. करेक्ट. सो नाउ हु विल एग्जीक्यूट द कॉन्ट्रैक्ट, इन शॉर्ट आई विल राइट हियर द लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ सेलर एंड बायर. करेक्ट. अब ये दो पार्टीज होंगी. करेक्ट. नाउ व्हाट हैपेंस इज, अब 1 अप्रैल आ गई है.
आज है 1 अप्रैल, ठीक है। अब लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को क्या करना है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को इसको घर की चाबियां देनी है और ओनरशिप पास करना है, और बायर को क्या करना है बदले में, पैसे देने, कंसिडरेशन जो भी है 70 लाख 75 लाख घर का, और क्या करना है, ये वाली कंडीशन फुलफिल करनी है, करेक्ट, हाउस टैक्स वाली। अब हुआ क्या, ये जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स है ना सेलर के, ये तो रेडी हैं ओनरशिप देने के लिए, घर की चाबियां देने के लिए, बट अगर एंड मोमेंट पर अगर बायर डिच कर देता है कि मैं हाउस टैक्स पे नहीं करूंगा, he is breaching the condition which he had promised to pay. My question is, can the legal representatives of the seller sue this buyer? Yes, obvious सी बात है। अच्छा, are the legal representatives of the seller party to a contract? But still they can sue. वापस एक्सेप्शन प्रूव हो रहा है कि even though a person who is a stranger to the contract, still he can sue the party. ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव पार्टी है क्या? नहीं। पार्टी कौन थे, एक पार्टी था सेलर, पार्टी 1, और पार्टी 2 कौन था, बायर। ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स थे क्या पार्टी? ये तो बाद में पिक्चर में आए। कब पिक्चर में आए, जब सेलर मर गया। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स इसको चाबियां देने के लिए तैयार हैं, ओनरशिप पोजेशन 1 अप्रैल देने के लिए तैयार है, बट अगर एंड मोमेंट पर अगर बायर डिच कर जाता है, जो उसने प्रॉमिस किया था कि मैं हाउस टैक्स पे करूंगा, नाउ ही इज नॉट पेइंग द हाउस टैक्स। सो क्वेश्चन इज, कैन द लीगल रिप्रेजेंटेटिव sue the buyer? The answer is yes. और दूसरा क्वेश्चन में इमीडिएटली क्या पूछती हूँ, ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स पार्टी हैं क्या कॉन्ट्रैक्ट के? द आंसर इज नो। तो एक्सेप्शन प्रूव हो रहा है हमारा, गेटिंग मी? अब ये लिख लो, ये सा जो भी डायग्राम है ये बना लो समवेयर ओवर देयर और इन योर नोटबुक। गिव द हेडिंग स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट, और उसमें 0.5 में ये हेडिंग लिखो पहले, एंड देन राइट दिस एग्जाम्पल इन योर ओन वर्ड्स। पहले सेलर था, बायर था, इन दोनों के बीच में एक अग्रीमेंट बना था कि घर बेचेंगे। अच्छा, डेट ऑफ अग्रीमेंट क्या है, 1 और एग्जीक्यूशन का डेट क्या है, 1 अप्रैल, और ये मरा कब था, 1 मार्च को। ठीक है, तो मैंने सारे डेट्स को हाईलाइट कर लिया है। ये ड्रॉ करके उसके नीचे 2 लाइन अपने शब्दों में लिख लेना, सो यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर। आई कैन वेट फॉर 5 to 7 to 10 minutes, but make sure that you write it properly. So what have we understood in this point? That even though there are two people who are not the parties to the contract and they are strangers to each other, still the person can sue. Why? Because यहाँ पर एग्जाम्पल में हमने क्या डिस्कस किया है, यहाँ पर वर्ड कौन सा दिया था, प्रॉमिस। ठीक है, इसने प्रॉमिस दिया तब जाके उसने 15,000 का रिपेयरिंग मटेरियल खरीदा। ठीक है, तो अभी इसको तो नुकसान हो गया, गेटिंग मी? तो अब मिनिमम उसको कितने देने पड़ेंगे, 15,000। ठीक है, now quickly read all the points, all 5 points. पहले सबसे पहले क्या लिखना है, अगर ये क्वेश्चन आता है तो जनरल रूल। तो पहले जनरल रूल पढ़ो, then read all the exceptions. जनरल रूल में देखो ये पॉइंट, ये एक ही लाइन है, अ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी इन्फोर्स्ड ओनली बाय द पार्टीज एंड नो थर्ड पार्टी और अ स्ट्रेंजर। ये जनरल रूल है। हमने एक्सेप्शन में क्या प्रूव किया है कि भाई स्ट्रेंजर भी स्यू कर सकता है पार्टीज को। जो यूनिट नंबर 2 है, इसमें
ये स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट जो हम पढ़ रहे हैं, एंड कॉन्ट्रैक्ट्स विदाउट कंसिडरेशन, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसमें देखोगे तो इन टोटल सिर्फ 2 ही आंसर्स हैं। ये तो एसेंशियल एलिमेंट्स है विच इज इंट्रोडक्टरी ऑफ कंसिडरेशन, स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट, और लास्ट वाला कॉन्ट्रैक्ट्स विदाउट कंसिडरेशन। चलो विदाउट रीडिंग टेल मी वन थिंग, विच आर द कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर विदाउट कंसिडरेशन? फटाफट दो दो, दो तीन तीन एग्जाम्पल दे दो। विच आर द कॉन्ट्रैक्ट्स जिसमें कंसिडरेशन नहीं भी हुआ तो भी चलेगा? और बर्थडे, ये पढ़ा हुआ है हमारा। और इनहेरिटेंस, ठीक है। और ये तो इसमें ही आ जाएगा। बताओ लास्ट के पॉइंट्स कौन से हैं? हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ही भूल गए हो। नेचुरल लव एंड अफेक्शन, वो था क्या? फादर ने अपनी बेटी को 50,000 दिए थे, ये मेरे को याद नहीं रहना है, आपको याद रहना है। और टोटल 5 पॉइंट्स है ना उसमें। हाँ, और बताओ। इनहेरिटेंस हो गया। लास्ट पॉइंट कौन सा था? वो मैंने रिलेटिव्स का एग्जांपल दिया था। मेरे घर के ऊपर रिलेटिव्स रहते हैं, मैंने उनको बोला कि तुम मेरा घर दिखाना, अगर कोई आता है तो उसको क्या कहते हैं? कमीशन के ऊपर याद आ रहा है कुछ? एजेंसी। मैं उनको पैसे दूंगी क्या घर दिखाने के लिए? विल आई पे देम कमीशन? द आंसर इज नो। और एक लास्ट में था, सेकेंड लास्ट पॉइंट था शायद से, 3 years वाला लिमिटेशन एक्ट, कि 3 साल तक मैं सो गई थी क्या, उसके बाद मैं कोर्ट जा सकती हूँ क्या? कैन आई फाइल अ केस? उसका पॉइंट का सब हेडिंग क्या है? टाइम बार डेट। ये देखो ये लोग बता रहे हैं, केजल बता रही है सारे आंसर्स। टाइम बार डेट। याद आया? तो अगर जब भी जैसे ही मैं बोलूं विच आर द कॉन्ट्रैक्ट्स विदाउट कंसिडरेशन, ये फटाफट से याद आनी चाहिए सारी चीजें, ठीक है? Okay, come to question number 38. Yes, you can write the example for agency. You can create one. And same example ही लिख लो जो मैंने दिया है. Yes, read question number 38. उसके बाजू में लिखो 5 marks. ये भी question आ चुका है. क्या क्वेश्चन है? पढ़ो. नो कंसिडरेशन इज इक्वल टू नो कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. अच्छा, पहले थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं. हमारा वो ड्राइंग क्या है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू लीड्स टू अ प्रॉमिस. प्रॉमिस में क्या ऐड करते हो? कंसिडरेशन. क्या बनता है? अग्रीमेंट. अग्रीमेंट में क्या ऐड करते हो? इनफोर्सिबिलिटी. इनफोर्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? knocking the doors of the court. ठीक है, that is enforceability. Okay, मैं this is I'm just discussing in general. वो क्वेश्चन के बाद में आते हैं. अगर मैं माइनर के साथ कुछ अग्रीमेंट बनाती हूं तो क्या वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा? क्यों? माइनर इज इनकैपेसिटेटेड. करेक्ट. ओके, माय क्वेश्चन इज कि मैं माइनर के साथ सपोजिटली मैंने अग्रीमेंट बना लिया, वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं बन पाएगा? इज माय क्वेश्चन. व्हाई कैन इट नेवर बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट? बिकॉज इट इज अ वॉइड अग्रीमेंट. पर आंसर क्या होना चाहिए आपका?
माइनर के साथ जो अग्रीमेंट बना है वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि उसमें हमेशा इन्फोर्सिबिलिटी मिसिंग होगी। आप यहां से डायरेक्टली यहां पर जंप कर सकते हो क्या? नहीं ना, पहले आपको यहां से लेके यहां जाना है, फिर यहां जा पाओगे। तो जब यही मिसिंग है तो यहां तक कैसे पहुंचोगे? गेटिंग मी? सो व्हेनेवर आई आस्क यू अ क्वेश्चन, इट इज void ab initio, करेक्ट? ab initio का मतलब क्या होता है? राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। void इज राइट फ्रॉम द स्टार्ट, ठीक है? तो व्हेनेवर आई आस्क यू दिस क्वेश्चन कि माइनर के साथ अगर मैंने अग्रीमेंट बना लिया तो क्या वो अग्रीमेंट कभी भी कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है? तो आपका आंसर क्या होगा? नो। एंड व्हाट विल बी द रीजन? द वर्ड इन्फोर्सिबिलिटी विल ऑलवेज बी मिसिंग। द वर्ड इन्फोर्सिबिलिटी विल ऑलवेज बी मिसिंग। मैं माइनर के साथ कोर्ट में जाके लड़ सकती हूँ क्या? तो इसको क्या कहेंगे? इन्फोर्सिबिलिटी इज मिसिंग, ठीक है? सेक्शन याद है क्या? व्हाट ऑफर का सेक्शन क्या है? ए। एक्सेप्टेंस का? बी। लर्न करना है तो करना, लोड मत लेना। कंसिडरेशन का क्या है? हाँ, डी, ठीक है? अग्रीमेंट का क्या है? ई कैसे लर्न किया? इसमें 3 ई है। ये डी कैसे लर्न किया है? सी के बाद क्या आता है? डी। और कॉन्ट्रैक्ट का क्या है? ये गूगल किया था इसलिए कहा था। फर्स्ट पेज पर ही दिया है, ठीक है? ओके नाउ, अब जो हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसमें क्या लिखा है? नो कंसिडरेशन मीन्स नो कॉन्ट्रैक्ट। देखा जाए तो सही लिखा है, करेक्ट? अगर मैं कहती हूँ नो एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू नो कॉन्ट्रैक्ट, ये भी बात सही है, क्योंकि इसमें से ये पूरे डायग्राम में से कोई अगर एक भी चीज मिसिंग होती है तो क्या वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा? द आंसर इज नो। तो कहीं ना कहीं सही लिखा है, राइट? नो कंसिडरेशन। अगर मैं यहां से कंसिडरेशन को मिटा देती हूँ तो ये आगे बढ़ पाएगा क्या? या मैं इन्फोर्सिबिलिटी को मिटा देती हूँ तो कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा क्या कभी भी? मैं अगर एक्सेप्टेंस को हटा देती हूँ तो ये क्या कभी कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा? नहीं। सो समवेयर द क्वेश्चन विच सेज दैट नो कंसिडरेशन मीन्स नो कॉन्ट्रैक्ट, इट्स अ राइट क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 38। ओके नाउ, इफ इट कम्स फॉर से 2 मार्क्स, अगर 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है तो क्या लिखोगे? कि इफ एनी एलिमेंट इज मिसिंग इट विल लीड टू नो कॉन्ट्रैक्ट। बट इसको ना 5 मार्क्स नहीं, इसको 6 मार्क्स लिखो। ये 6 मार्क्स के लिए आया था, 5 मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं होता है, 6 मार्क्स के होते हैं, ठीक है? तो आप 6 मार्क्स के लिए कितना लिखोगे बताओ? सिर्फ उतना, एक लाइन, ये इतना बस एक्सप्लेन करोगे आधे पेज का? क्या लिखेंगे? ये सब लिखोगे तो क्या लिखोगे? क्या लिखना है? एक्सेप्शंस भी लिखने हैं। एंड व्हाट आर द एक्सेप्शंस? एक्सेप्शंस क्या है? रिपीट करो, मुझे याद नहीं है। टाइम बार डेट, ठीक है? ये सारे एक्सेप्शंस आपको लिखने हैं। अगर कितने के लिए आता है तो 6 मार्क्स के लिए। तो मैं आपको फ्लो बता देती हूँ आंसर का। तो पहले जो वहां पर दिया है ना, पहले आपको प्रूफ करना है कि हाँ भाई जो तुम कह रहे हो वो सच बात है, कि अगर कंसिडरेशन मिसिंग है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं, अगर ये मिसिंग है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता है। पहले इतना छोटा प्रूफ ये करो, उसके बाद आपको क्या लिखना है? बट देर आर सर्टेन एक्सेप्शंस टू इट। एक्सेप्शंस क्या है? गिफ्ट, डोनेशन, चैरिटी, XYZ, ठीक है? अब मैं आपको ये वाला जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है ना, वो मैं आपको अब लिख के दे रही हूँ। एक्सेप्शंस यू हैव टू राइट डाउन। एक्सेप्शंस कौन से पेज पर है बताओ? पेज 19, ये वाले एक्सेप्शंस। नेचुरल लव एंड अफेक्शन कितने टोटल है? 5 ही है ना इसमें भी? ओके चलो राइट डाउन द फर्स्ट पैरा, क्वेश्चन नंबर 38।
Give me 1 minute. चलो, write down the first para. Every agreement to be enforceable by law, every agreement to be enforceable by law, must be supported by valid consideration. Full stop. Every agreement to be enforceable by law must be supported by valid consideration. Must be supported by valid consideration. Full stop. Next line पे लिखो. An agreement made without consideration. An agreement made without consideration is void. Full stop. An agreement made without consideration is void. ठीक है, full stop. Next line पे लिखो अब. No consideration leads to no contract. No consideration leads to no contract is a general rule. Is a general rule. Is a general rule, comma, however, section 25, of the Indian Contract Act 1872, of the Indian Contract Act 1872 provides some exception to the rule. Provides some exception to the rule, which means that where an agreement without consideration, which means that where an agreement without consideration will be valid and binding on the parties. Will be valid and binding on the parties. Will be valid and binding on the parties. Should I repeat? However, section 25 of the Indian Contract Act 1872 provides some exception to this rule, which means that where an agreement without consideration will be valid and binding on the parties. Full stop. Next line पे लिखो. These exceptions are as follows. These exceptions are as follows. अब आपको नेक्स्ट लाइन से ये एज इट इज यहाँ पर जो दिया हुआ है एक्सेप्शंस, ये सारे नेचुरल लव एंड अफेक्शन, पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, टाइम बार्ड डेट, गिफ्ट एंड एजेंसी, ये 5 पॉइंट्स एज इट इज छापने हैं. ठीक है, अगर थोड़ा सा स्पेस होगा तो सबके ना सिर्फ हेडिंग्स लिख लो एंड मेक श्योर कि एग्जाम में आप पूरा पूरा लिखो. फर्स्ट लिखो नेचुरल लव एंड अफेक्शन, नेचुरल लव एंड अफेक्शन, ब्रैकेट में लिखो सेक्शन 25 सबसेक्शन 1. फॉर नाउ सेक्शंस लिख लो. नेचुरल लव एंड अफेक्शन का है ना यहाँ पर? हाँ, यस यस. जो आपके नोट्स में जितना आंसर लिखा है ना, दोज आर आइडियल आंसर्स. ठीक है, इसमें से फिल्टर करने की कोशिश मत करना. एग्जाम्पल हो या कोई सा भी छोटा सा भी पॉइंट क्यों ना. फर्स्ट लिखा नेचुरल लव एंड अफेक्शन, सेक्शन 25 सबसेक्शन 1. नेक्स्ट लिखो कॉम्पनसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, सेक्शन 25 सबसेक्शन 2. इसका कोई एग्जाम्पल दे सकता है क्या फटाफट से? कॉम्पनसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज क्या डिस्कस किया था हमने?
स्टॉप वर्किंग. हाँ. Correct. Correct. हाँ. उसके बाद उसकी जान बचाने के बाद उसने उसको कुछ पैसे दे दिए. अब when the person gave the money, उसके ऊपर कोई प्रेशर था क्या पैसे देने का? कोई कंपल्शन था क्या? नहीं, आउट ऑफ ह्यूमैनिटी दे दिया उसने. करेक्ट. ठीक है. सो ही यू सेव द पर्सन फ्रॉम ड्राउनिंग बट ही promises you to pay some amount. करेक्ट. ठीक है. हाँ, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कॉम्पनसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज के बाद प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड डेट. लिखो हेडिंग सेक्शन 25 सब सेक्शन 3. प्रॉमिस टू पे अ टाइम बार्ड डेट. फोर्थ पॉइंट लिखो कंप्लीटेड गिफ्ट. एंड लास्ट में एजेंसी. ये सारे सेक्शन 25 ही हैं एक्सेप्ट द लास्ट एजेंसी वाला. इसका सेक्शन मत लिखो एजेंसी का, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा. हाँ, नहीं लिखा है इसमें. कर लो गूगल पर, वो भी 25 ही होगा. इसको चार्जिंग को बहुत टाइम लगता है क्या? ये बैक क्यों नहीं हो रही, हट क्यों नहीं रही? ठीक है, डन. और देखो कोई क्वेश्चंस आपको लग रहा है क्या कि हमारे हो चुके हैं? हाँ, रीड क्वेश्चन नंबर 7. क्या लिखा है? In the above case, would it make any difference if both letter of acceptance and revocation reach Mr. Y at the same time? इसका आंसर क्या होगा? अगर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस एंड लेटर ऑफ रिवोकेशन साथ में आ जाते हैं, दे रीच सेम टाइम, आंसर क्या होगा? कौन सा प्रिवेल करेगा? जो आप पहले पढ़ लोगे, लिखो आंसर. अच्छा, ये क्वेश्चन 6 का ही कंटिन्यूएशन है क्या? ठीक, क्वेश्चन 6 तो लिखा है ना हमने. डन ना. ठीक है, लिखो अभी क्वेश्चन 7 का आंसर. If Mr. Y opens telegram, if Mr. Y opens telegram, क्वेश्चन 6 आप जब पढ़ते हो ना तो उसमें टेलीग्राम और लेटर यूज्ड है. लिख लो, आपको समझेगा. पहले राइट डाउन द आंसर. इफ मिस्टर वाई ओपन्स टेलीग्राम फर्स्ट एंड रीड्स इट, if Mr. Y opens telegram first and reads it, comma, revocation shall prevail over acceptance. Revocation shall prevail over acceptance. तो लेटर ऑफ रिवोकेशन कैसे भेजा हुआ था? टेलीग्राम से. ठीक है, तो क्या लिखा है? इफ मिस्टर वाई ओपन्स टेलीग्राम फर्स्ट एंड रीड्स इट, देन रिवोकेशन विल प्रिवेल. नेक्स्ट लाइन पे लिखो, इफ ही ओपन्स द लेटर फर्स्ट, if he opens the letter first and reads it, then in this case revocation of acceptance is not possible. Revocation of acceptance is not possible as contract has already been, as contract is already been entered into, as contract has already been entered into, as contract has already been entered into.
तो अगर आप पहले टेलीग्राम देखते हो तो कौन क्या प्रिवेल करेगा, रिवोकेशन विल प्रिवेल ओवर एक्सेप्टेंस। अगर आप लेटर खोल के देखते हो तो क्या प्रिवेल करेगा, एक्सेप्टेंस विल प्रिवेल ओवर रिवोकेशन। ठीक है, हाँ और देखो और कोई क्वेश्चन है क्या? ओके पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखना है, राइट डाउन। Explain communication of offer and acceptance. Write down point number 1. Communication can take place. Communication can take place orally, can take place orally or in the written form, or in the written form. Can take place orally or in the written form, or can be implied, or can be implied, or can be implied by actions, behavior or conduct, or can be implied from actions, behavior or conduct. Full stop. नेक्स्ट लाइन में लिखो फेस टू फेस कम्युनिकेशन, नहीं उसी में बस नेक्स्ट लाइन, फेस टू फेस कम्युनिकेशन इज सिंपल एंड फास्ट। फेस टू फेस कम्युनिकेशन इज सिंपल एंड फास्ट। ठीक है, दिस इज द इंट्रोडक्टरी ऑफ दिस आंसर। अब हम मेन पे आ रहे हैं। अब हम पहले क्या एक्सप्लेन करेंगे, पहले हम एक्सप्लेन करेंगे कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, उसके एग्जांपल्स, फिर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, उसके एग्जांपल्स। ठीक है, राइट ऑन पॉइंट नंबर 2। इफ द ऑफर इज मेड थ्रू अ लेटर, इफ द ऑफर इज मेड थ्रू ए लेटर, कॉमा, if a offer is made through a letter, comma, communication is complete, communication is complete when the letter reaches the offeree. Communication is complete when the letter reaches the offeree, full stop. When the letter reaches the offeree, full stop. अब इसके बाद लिखो नेक्स्ट लाइन पे एग्जाम्पल। अब मैं एग्जाम्पल डिक्टेट नहीं कर रही हूं, एग्जाम्पल आपको वो नोटबुक में जो आपने लिखा है 10th जुलाई, 12th जुलाई, 15th ऑफ जुलाई, वो लिखना है। ठीक है, एज इट इज कॉपी करके 3 डेट्स लिखो। तो अभी डोंट वेस्ट स्पेस ओवर हियर, बस वहां पर एग्जाम्पल लिखो और बाजू में लिखो फ्रॉम नोटबुक, तो आपको याद रहेगा। लिखा है ना वो एग्जाम्पल नोटबुक में, 10th जुलाई, 12th जुलाई, 15th ऑफ जुलाई, चाहे तो देख लो एक बार, नहीं लिखा होगा तो किसी का बुक ले लो। ठीक है, सो अभी हमने यहां तक क्या एक्सप्लेन किया है, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड उसका एग्जाम्पल इज डन। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के लिखो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, communication of acceptance is complete, communication of acceptance is complete नेक्स्ट लाइन पे लिखो as against offerer, as against offerer, दो करेक्ट चाहिए तो एरोज भी बना के लिख सकते हो या तो पॉइंट वाइज में लिखो, वट एवर इज सूटेबल। एज अगेंस्ट ऑफरर, ऑफरर के हिसाब से कब कंप्लीट होता है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, व्हेन इट इज पुट इन ट्रांसमिशन। ठीक है, राइट डाउन द आंसर, एज अगेंस्ट ऑफरर, मेक अ हाइफन, राइट डाउन, when the offeree posts the letter, when the offeree posts the letter, that is, when the offeree posts the letter, that is, puts in transmission, puts in transmission। थोड़ा सा स्पेस लेके राइट डाउन पॉइंट नंबर बी, एज अगेंस्ट ऑफरी, एज अगेंस्ट ऑफरी, मेक अ हाइफन, राइट डाउन, when the letter, when the letter comes to the knowledge of offerer,
when the letter comes to the knowledge of offerer. ठीक है, देखो मैं आपको सिंपल ना याद करवाती हूँ। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस में हमको दो पार्टीज के हिसाब से लिखना है, करेक्ट, ऑफरर और ऑफरी के हिसाब से। तो अब उल्टा है इसका आंसर, सुनो। ऑफरर के हिसाब से कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा, जब ये ट्रांसमिशन में डालेगा, ठीक है, और इसके हिसाब से कब कंप्लीट होगा, जब इसको पहुंच जाएगा। इट इज उल्टा, ठीक है। व्हेन यू आर राइटिंग इसका आंसर, इसके आंसर में इसका रेफरेंस आएगा और इसके आंसर में इसका रेफरेंस आएगा, ठीक है, ऐसे लर्न करना। डन। ठीक है, अब थोड़ा सा स्पेस डाल के राइट डाउन द वर्ड एग्जाम्पल। एन एग्जाम्पल फिर आप नोट्स में से भी लिख सकते हो, यहाँ पर जो दिया है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस का जो एग्जाम्पल है, जस्ट राइट डाउन दैट, ठीक है। तो अभी वापस से लिखो मत वहां पर, यू कैन राइट फ्रॉम द नोट्स और फ्रॉम द नोटबुक वेर एवर इट इज रिटन, ठीक है। डन। अब मुझे बताओ टोटल कितने आंसर्स हो गए, एडिशनल को छोड़ के बताओ। क्या? कितने बोले आपने? 15, ओके। फिफ्टीन, इसके भी 15 आ रहे हैं पलक के, ठीक है, चलो ठीक है। 16 इंक्लूडिंग द मॉड्यूल 1, ठीक है, गेट इट, 15 16 होंगे, ओके।